नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं साइंस स्पेशल से रिलेटेड आपके सामने 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आज ये पहला चैप्टर होगा जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बातें बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में क्या क्या बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होने जा रही हैं फ्यूचर में आपको अगले चैप्टर में, तो उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। जब तक आप इन बेसिक्स को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको कहीं से भी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातें जो फिजिक्स से संबंधित होंगी, भौतिक विज्ञान से। उसके बाद ही हम सारे चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि बेटा अगर आपको वेव समझ में नहीं आई है, तरंग, तो आप किसी भी तरीके से, अगर आपको तरंग समझ में नहीं आई है तो आप किसी भी तरीके से फिजिक्स में लाइट और साउंड के चैप्टर को नहीं समझ सकते। उसी तरीके से अगर आपको कुछ बेसिक चीजें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, मास, यानी दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, द्रव्यमान, इनमें से अगर कुछ भी अगर आपको छूट गया और आप नहीं समझ पाए तो शायद आपको फोर्स का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, शायद आपको मोशन का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ बेसिक चीजें आपके सामने यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, पहले उसको अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद फिर आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ बेसिक चैप्टर्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बताऊंगा क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड और फिर उसके बाद वेलोसिटी। तो चलिए पहला जो टॉपिक है उसको डिसाइड करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस है। आइए इसको आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाते हैं, बहुत आसान होगा इसको समझना। देखिए, मान लो एक मकान है इस जगह पर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लो एक मकान यहां पर है, ठीक है। अब एक व्यक्ति यहां से चलता है और इस मकान तक पहुंचता है। तो सोचिएगा, अगर आप अपने घर से निकलें और बाजार तक जाएं तो इसका मतलब यह हुआ, इसे आप घर मान लीजिए और इसे आप बाजार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आपसे एक प्रश्न है, घर से बाजार तक जाने में आपने कहीं ना कहीं से तो रास्ते को तय किया होगा, यानी घर से निकले होंगे, रोड पर गए होंगे, रोड से गली पर गए होंगे, गली से रोड पर गए होंगे, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं दूरी की बात कर रहा हूं, आप बार बार संबोधन में कहते हैं मार्केट उतना दूर है, हमारे मौसी का घर उतना दूर है, हमारे चाचा जी का घर थोड़ी दूर पर है। तो हर समय आप दूर शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जब कभी भी दूर शब्द आ जाए तो वहां पर दूरी का होना स्वाभाविक हो जाता है। तो देखिए, ध्यान को समझिएगा। अब आपको क्या करना है, घर से लेके बाजार तक की कुल लंबाई, अब आप कहोगे किस चीज की लंबाई, तो याद रखना रास्ते की लंबाई, यानी घर से बाजार तक की कुल लंबाई को अगर हम मेजर करते हैं, कुल लंबाई की अगर हम गणना करते हैं, तो इसी कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या दूरी के नाम से जाना जाता है। कैसे समझिएगा, किसी भी रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वे इज नोन एज क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, एक बात बताइए, दूरी को हम किस चीज से मेजर करते हैं, तो मीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी डिस्टेंस मेजर्ड बाय मीटर। और जानते हैं, यदि यह एक अदिश राशि है, अदिश का मतलब यह होता है जिसमें
मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। मतलब परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। आप जरा देखिए इधर से, पहले आप इस दिशा में गए, फिर आप इस दिशा में गए, फिर आप इस दिशा में आए, तो बताइए यहां कहां पे दिशा निर्धारित है? दिशा यहां पर निर्धारित नहीं है। तो इसीलिए यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, या हम इसको अदिश राशि कहते हैं। और हां, दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे कहने का एक सामान्य मतलब है, अगर आप अपने घर से निकले हैं और चले हैं तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी दूर तक गए हैं, तो हमेशा याद रखना दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ द वे, यानी किसी भी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यह कभी भी नकारात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। और यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा नहीं है लेकिन परिमाण निश्चित तौर पे होता है। अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो यहां देखो ए से लेकर के बी तक की कुल लंबाई को मेजर कर लीजिए, आपको डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, दूरी मालूम हो जाएगी। और दूरी को हम किस चीज से मेजर करते हैं? तो मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, मापा जाता है। अब आइए अगला टॉपिक पे आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं आपसे विस्थापन बताऊंगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करने जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आइए बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका बाजार है, ठीक है। इस घर से आप बाजार गए तो आप इस रास्ते से होते हुए गए, देखो पाथ लिखा है, पाथ मतलब रास्ता, इस रास्ते से होते हुए गए बाजार। अब हमने आपसे कहा यह बताओ इस बाजार तक पहुंचना है, शॉर्ट रास्ता क्या है? शॉर्ट यानी छोटा रास्ता कौन सा है? तो बेटा हमेशा याद रखना, कुल दूरी के या कुल रास्ते के न्यूनतम लंबाई को क्या कहा जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विस्थापन। मार्ग की कुल लंबाई की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अच्छा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? यानी देखो, दूरी जब हम मापेंगे तो इस रास्ते को मापेंगे, लेकिन जब विस्थापन नापेंगे तो हम डायरेक्ट मापेंगे। बात को समझिएगा, दूरी में कोई भी दिशा निर्धारित नहीं है, ये देखो, लेकिन विस्थापन हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो एक सामान्य घटना है, यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, दूरी और विस्थापन में सिर्फ एक अंतर है, और वो अंतर है क्या? तो आपका उत्तर होगा दिशा। यानी दूरी और विस्थापन में सबसे बड़ा अंतर दिशा का होता है, यानी डायरेक्शन का होता है। पहली चीज और याद रखिए, विस्थापन भी मीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा, सर दूरी भी मीटर से मापी जाती है, विस्थापन भी मीटर से मापा जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दूरी और विस्थापन में सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है? दिशा का है। दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, जबकि विस्थापन में दिशा 100% निर्धारित होती है। और जानिए बेटा, जब दिशा निर्धारित हो गया तो बताइए कौन सी राशि है विस्थापन? तो सदिश राशि है। समझ में आ गया बात? और जानते हैं, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस दूरी, वो हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा
पॉजिटिव होगी। लेकिन याद रखिएगा, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, जबकि आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है। दूरी और विस्थापन में सबसे बड़ा अंतर दिशा का होता है, यानी विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है, जबकि आपको पता होगा दूरी में कोई भी दिशा निर्धारित नहीं होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक का नाम स्पीड है और एक का नाम वेलोसिटी। एक चाल है और एक वेग है। अब आप ये कहोगे कि सर ये वाला तो ये दोनों कार एक जैसी है। हमने कहा हाँ, बिल्कुल एक जैसी है। तो आपने कहा सर जब दोनों कार एक जैसी है, यहां पर स्पीड लिखा है, यहां वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बहुत बेसिक अंतर है। देखिए जरा सा, जब इन दोनों कारों में अंतर नहीं है तो चाल और वेग में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए अभी बता देते हैं आपको। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है? ये देखो ध्यान से, वेग बराबर क्या होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। अब आपसे एक प्रश्न है, बताना जरा हमें आप अच्छे से बताओ बेटा, चाल में और वेग में दोनों में समय लगेगा। चाहे आप सीधा जाओ, चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जाओ, हर समय आपको टाइम तो लगेगा। लेकिन यहां पर दूरी है, यहां पर विस्थापन है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप अपने घर में से निकलिए और बाजार तक जाइए, तो आप कभी भी बाजार जाने में पहले अपने घर से निकलेंगे, गली में चलेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर दाहिने मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, फिर सीधा जाएंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, तब जाकर के बाजार आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप चल रहे थे तो आप में दिशा निर्धारित नहीं थी। लेकिन मान लीजिए आप कमरे में सो रहे हैं, आप उठे और आपके नाक के सीध में बाथरूम है, वहां तक गए, तो आप वेलोसिटी से गए, वेग से गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, चाल और दूरी, चाल और वेग में एक ही अंतर होता है। वो अंतर है क्या? दिशा का अंतर होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और दोनों की यूनिट देखिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा, बस एक अंतर है, दिशा। जब हम चलते हैं और हमारी दिशा निर्धारित होती है तो हम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वेग से चल रहे हैं। लेकिन जब हम चल रहे हैं और हमारी कोई दिशा ना निर्धारित हो तो क्या होती है? वह चाल होती है। देखिए ध्यान से, यह भी कार सेम है, यह भी कार सेम है, लेकिन ये देखो, चाल सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, बट वेलोसिटी स्पीड इज अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी यानी वेग में हमेशा दिशा होती है और स्पीड में कोई दिशा नहीं होती है। यानी चाल की यूनिट भी दूरी बटे समय और वेग की यूनिट भी विस्थापन बटे समय, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। देखो डायमेंशन में क्या होता है, जब आपके सामने मास लिख करके आए तो आप कैपिटल M लिखेंगे, सेकंड लिख के आए तो आप T लिखेंगे, और अगर मीटर लिख के आए
तो आप L लिखेंगे। तो बोलो बेटा, मीटर लिख के आया तो आपने यहां क्या लगा दिया, L। T को ऊपर ले जाइए, T को ऊपर ले जाइए तो T-1 हो गया। तो बताइए दोनों में कोई अंतर है? नहीं। चाल और दिशा में, यानी चाल और वेग में सिर्फ एक अंतर है, और वो अंतर है क्या, दिशा का। वैसे ही जैसे आपको मालूम होना चाहिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो सिर्फ दिशा का अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। आपको मालूम होना चाहिए जिसमें दिशा होगी वह सदिश राशि, और जिसमें दिशा नहीं होगी वह अदिश राशि। तो बताइए इनमें से किसमें दिशा है, यहां तो ये सदिश राशि हो गई, और इसमें दिशा नहीं है तो अदिश राशि हो गई। सामान्य है, सरल है, बहुत आसान है, जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से विज्ञान को समझ सकते हैं। यानी दोनों कार सेम है, एक बिना डायरेक्शन के चल रही है और एक डायरेक्शन में चल रही है। समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना, डायमेंशन जरूर याद रखना। मास यानी द्रव्यमान की जगह पे m, सेकंड की जगह पे t, और मीटर की जगह पे l आपको हमेशा रखना होगा। चलिए अगला जानते हैं। अब जरा इधर देखिए, अभी अभी जो मैंने पढ़ाया वही है। चाल और वेग की विमा समान होती है। चाल और वेग की विमा समान होती है। दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, पर विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, बट विस्थापन में किसी भी तरीके की दिशा निर्धारित होती है। और याद रखना चाल और वेग की विमा समान होती है, L/T-1। ये एक बहुत बेसिक चीज है, बहुत आसान सी चीज है। अगला बढ़ते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए इसको। यह है त्वरण। मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत बेसिक बातें हैं, ध्यान से सुनो। ये आदमी देख रहे हो, देखो ध्यान से इसको। ये आदमी क्या कर रहा है, जब आप किसी ढाल से सरकिए तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, जब आप रुकने वाले होते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड ऐसे कर दो। अब एक प्रश्न है आपसे, देखिएगा यहां पे त्वरण क्या चीज है, ध्यान से सुनिए। मान लो आप यहां हैं, मान लीजिए, और आप यहां से यहां तक गए। मान लो ए से आप कहां तक गए, बी वाली जगह तक गए। जब आप ए से बी तक जा रहे हैं, तो जब आप यहां से यहां तक गए तो आपकी वेलोसिटी थी 1 किलोमीटर पर आवर। जब आप यहां गए तो कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, और जब आप यहां गए तो कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक प्रश्न है आपसे, ए से बी तक जाने में वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? 1, 2, 3 यानी स्पीड बढ़ रही है। मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए हमने एक मोटरसाइकिल स्टार्ट की, एक्सीलेटर लिया, मोटरसाइकिल की खूब एक्सीलेटर घुमाया जहां पे खड़े हैं, उसका कांटा 30 पर गया, सॉरी 20 पर गया, और फिर जब हम मोटरसाइकिल आगे बढ़ाए 40 पे, फिर कांटा 60 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे, फिर 120, फिर 160 पे चला गया। मतलब समझ रहे हो, मोटरसाइकिल वाले की स्पीड लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब वह मोटरसाइकिल किस तरीके से चल रही है, वह मोटरसाइकिल त्वरण के साथ चल रही है। जब कभी भी किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन हो तो वह वस्तु त्वरण के साथ चला करती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आई बात? यानी जब आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 140, 160, यानी लगातार आपकी स्पीड बढ़ती जाए तो आपसे पूछा जाएगा ये बताओ कौन सी स्पीड्स, कौन से चीज से ये चल रहा है। तो आप कहोगे सर इसकी वेलोसिटी तो, इसकी स्पीड तो त्वरण के साथ में है। मतलब जब वेग परिवर्तन होगा तो क्या चीज उत्पन्न होगा? त्वरण। और बेटा याद रखना त्वरण हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे बताते हैं आपको। जब आप ए से बी तक चलें तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी घटेगी तो निगेटिव। और बेटा ए बराबर 0 हुआ तो देखो इधर, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते, मोटरसाइकिल 20 पर है और जब चल रहे हैं तो भी 20 पर है, और थोड़ी दूर गए तो भी 20 पर है, और जब और थोड़ी दूर गए तो भी 20 पर, और जब रोका तो भी 20 पर है। इसका मतलब समझ रहे हो, चल तो आप रहे हैं। मोटरसाइकिल पहले भी चल रही थी, मोटरसाइकिल अभी भी चल रही है। तो मोटरसाइकिल अगर पहले भी चल रही थी और मोटरसाइकिल अगर अभी भी चल रही है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मोटरसाइकिल पहले भी चल रही थी, मोटरसाइकिल अभी भी चल रही है। इसका एक ही मतलब होता है कि पहले वह त्वरण के साथ चल रही थी, लेकिन अब ए बराबर 0 हो गया तो वह बिल्कुल समान चाल से चलती है। जब ए बराबर 0 होता है तो किसी भी वस्तु में क्या हो जाता है? एक समान चाल हो जाती है या एक समान गति हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो बेटा याद रखना वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है, त्वरण कहा जाता। त्वरण 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी अगर आप लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार, और आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आप त्वरण के साथ दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप हर समय पैदल चल रहे हैं और आपकी वेलोसिटी एक ही है तो समझ जाइएगा आप त्वरण के साथ नहीं, ए बराबर 0 कर चुके हैं। देखिए यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। वेग परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। जब यह व्यक्ति यहां से चलेगा ना, यहां से, तो इसकी स्पीड यहां पर कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, और यहां पे भी कुछ और यहां पे भी कुछ और। यानी जब आप यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड सर्वाधिक इस जगह पर होगी। समझे बात को? इसका मतलब जब ये यहां से यहां तक चला तो लगातार इसके वेग में परिवर्तन हुआ, और इसी परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन या त्वरण के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए इधर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। त्वरण का फार्मूला जानिए। देखिएगा इधर, ये ए है, ये वी है। देखो इधर ए मतलब क्या हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। ए मतलब हुआ त्वरण। देखिए वी क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, देखो लिखा हुआ है। अच्छा लिखना भी नहीं है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। यानी जब आप यहां से यहां चलते हैं तो ये यू है और ये वी है। मान लो थोड़ी देर यहां से यहां तक जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेटा देखो हर समय आप छींकते भी हो ना, सांस ले रहे हो, तो हर समय टाइम तो लगेगा, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे नैनो सेकंड हो, चाहे माइक्रो सेकंड हो, टाइम तो डेफिनेटली लगना है। तो सुनिए, A इज इक्वल टू V अपॉन टी। V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। ध्यान रखना वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और सेकंड एक पहले से है। बताओ वेलोसिटी का, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और यहां टी पहले से है सेकंड, तो सेकंड रख दिया। तो बेटा याद रखना इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एस का मतलब होता है हर समय उसकी वेलोसिटी में चेंज होना। अब बोलो एम की जगह एल रख दें और एस की जगह टी, स्क्वायर हो गया
तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, LT-2। और बेटा विस्थापन का क्या था, LT-1, और स्पीड का क्या था, LT-1। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, LT-2। ध्यान रखिएगा, यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो वह मंदक कहलाता है। मतलब जब आप उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाता है, मंदक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मतलब क्या हुआ, LT-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट जरूर याद रखिए, हर परीक्षा में यूनिट अवश्य पूछी जाती है। और त्वरण एक प्रकार से सदिश राशि है, क्योंकि यह वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होती है, वेक्टर होती है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने 3-4 चीजें आपको पढ़ाई, दूरी, विस्थापन, त्वरण, चाल, वेग। जिसमें से दूरी को छोड़ दीजिए और चाल को छोड़ दीजिए तो त्वरण भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, और विस्थापन भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि, और वेग भी सदिश राशि। लेकिन चाल और दूरी दोनों अदिश राशि, क्योंकि चाल और दूरी में किसी भी प्रकार की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक फार्मूला होता है। यदि आप क्या कर लेते हैं, त्वरण को 0 मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट मान लो, यानी अगर त्वरण को नियत मान लेते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, U मतलब प्रारंभिक वेग, V मतलब अंतिम वेग, A मतलब त्वरण, S मतलब दूरी, और T मतलब टाइम। तो 3 फार्मूले बनते हैं। देखो, V = U + AT। V आप समझ रहे हैं, ये 3 फार्मूले हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बहुत रेलवे वगैरह का एग्जाम हुआ तभी उसमें ये पूछने के चांस होते हैं। ये गति के 3 सूत्र हैं, और इन सूत्रों पे ही आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं रेलवे जैसे एग्जामों में। देखिए, एक फार्म देखो, इन सभी को जोड़ लीजिए। जैसे मान लो एक कोई वस्तु है, वो यहां से शुरू करती है, यहां तक जाती है, और ये यहां से यहां तक दूरी तय करती S। ठीक है, और टाइम लगता है T। और बेटा ध्यान रखो, कभी ये A एक्सेलरेशन से भी चली जाती है। तो अब इन्हीं सबको 3 फार्मूलों में हम एडजस्ट करते हैं। पहला फार्मूला V = U + AT। दूसरा फार्मूला S = UT + ½ AT², और V² बराबर, यहां पर बेटा ये U² भी होगा, V² U² + 2AS। समझे बात को, ये 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूलों को आपको याद रखना होगा अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग क्या है, ये तो और सरल है, बात को समझो। मान लीजिए संवेग क्या है, मैं यही बताने जा रहा हूं आपको। मान लो आप यहां से यहां तक जाते हैं, और आपका A बराबर क्या हो जाता है, 0। और बेटा जब A बराबर 0 होगा तो वस्तु तो चल रही है ना, भले वो त्वरण के साथ नहीं चल रही है, लेकिन वस्तु तो चल रही है। और वस्तु का मतलब क्या होता है, वस्तु का मतलब होता है मास। मास मतलब क्या हुआ हिंदी में, द्रव्यमान। मास मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान। वस्तु है ये। और बेटा याद रखना, जब वस्तु चलती है तो वह किससे चलती है, V से। और अगर यहां पर A हो गया तब तो त्वरण के साथ, वरना वस्तु तो चल रही है। संवेग हिंदी के नाम से समझो, समवेग, समान वेग, यानी हर समय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा कोई भी वस्तु एक समान चाल से चलती है। मतलब अगर उसने शुरू किया 10 किलोमीटर/आवर से, तो यहां पहुंचते पहुंचते वो 10 किलोमीटर/आवर, और बीच में भी क्या होगी, 10 किलोमीटर/आवर। यानी जब वेग में परिवर्तन ना हो तो संवेग कहलाता है। ध्यान रखना, इसका फार्मूला है, वेग में कोई परिवर्तन ना हो
तो क्या होता है, संवेग कहलाता है। नो चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम। और हां, इसका फार्मूला है P बराबर mv। m मतलब मास, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम P से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और बेटा याद रखना, संवेग की विमा क्या होती है, मास को हम किस में लिखेंगे, L। और बताओ, मीटर पर सेकेंड पहले भी आप पढ़ चुके हैं, LT-1। तो मतलब अगर आप अपने ससुराल जा रहे हैं और आप अपनी मस्त चाल से चल रहे हैं, ना तो परिवर्तन हो रहा है, ना तो कोई चेंज हो रहा है, और ससुराल आप पहुंच गए, तो समझ जाइएगा आप वेग से जा रहे हैं, संवेग से जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप ससुराल जा रहे हैं, तो कभी आप मोटरसाइकिल आवेशित होकर तेज कर दे रहे हैं, कभी धीमा कर दे रहे हैं, कभी और तेज कर दे रहे हैं, कभी और धीमा कर दे रहे हैं, पता चला उलट गए, पलट गए, फिर आप पहुंचे अपने ससुराल। तो सोचिए, मस्त चाल चलने में फ़ायदा है या स्पीड बढ़ाना और घटाने में फ़ायदा है। तो बेटा याद रखना, आप अपने ससुराल जाइएगा तो मोमेंटम से जाइएगा, ना कि आप त्वरण के साथ जाइएगा, वरना मुंह दांत भी टूटने के चांस हो जाएंगे। चलिए, P बराबर mv, ध्यान रखना बेटा, हमेशा चेंज नहीं होता, उसे हम संवेग कहते हैं। देखिए, आवेग क्या है, आवेग क्या है, पहले आवेग समझा देते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। मैं एक बॉल ले लेता हूं, इस बॉल को आपको सामने यूं फेंकता हूं, तो बेटा बॉल ये आएगी और हमने इसको कैच किया। तो बॉल अगर आ रही है और हमने कैच किया, तो हाथ में हम क्या ले रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं, भयानक फोर्स आ रहा है। हम अगर इस बॉल को पकड़ते समय पीछे हाथ कर ले, नहीं होता ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, तो समझ जाइएगा वो जो फोर्स आ रहा है वो कम हो जाएगा, वरना हाथ भी फट जाएगा। इसीलिए बॉलर जब कैच करता है तो हाथ को पीछे ले जाता है, ताकि फोर्स कम हो जाए टाइम देने पर और उसके हाथों में चोट ना लगे। इसी को आवेग कहते हैं। सुनिएगा, आवेग बराबर क्या होता है, बहुत आसान है। आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। मतलब अगर हम बॉल किसी की तरफ फेंक रहे हैं तो हम फोर्स फेंक रहे हैं, टाइम उसने दे दिया तो फोर्स कम हो जाता है। बोलिए, फोर्स की यूनिट क्या होती, न्यूटन, और न्यूटन का डायमेंशन कितना है, mLT-2। एक टी माइनस कर दीजिए, mLT-1। और बेटा याद रखना, संवेग की विमा भी क्या होती है, mLT-1। तो सुनो, आवेग और संवेग की विमा बराबर होती है, एग्जाम में पूछा गया है। और सुनो, गेंद को कैच करने वाला किस चीज को पालन करता है, तो आवेग का पालन करता है। हमेशा भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। मतलब बहुत आसान है कि गेंद को कैच करने वाला जब पीछे की ओर हाथ ले जाता है तो वह क्या करता है, तो बेटा वो टाइम इंक्रीज करता है, समय बढ़ाता है, ताकि फोर्स उसके ऊपर कम लगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आइए मास पे बात करते हैं। सुनो बेटा, मास मतलब मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, द्रव्य मतलब वस्तु, और मान मतलब क्या, द्रव्य का मान। तो देखिए जरा सा, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो छोटा से छोटा धूल का कण ही क्यों ना हो, सब में अपना मास होता है। और मास ऑक्युपाई द स्पेस, यानी मास जगह घेरता है, द्रव्यमान जगह घेरता है। आपके शरीर में मास है तो आप कहोगे हां सर, बैठ के देखिए, लेट के देखिए, खड़े होके देखिए, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, जगह घेरेंगे। और बेटा जब आप जगह घेरेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में मास होगा। अब आपको ऐसे समझाते हैं, हम खड़े हैं तो भी हमारी बॉडी में मास है, जब हम चलने लगे तो भी हमारी बॉडी में मास है, हम लेट गए, खड़े हो गए, बैठ गए, छत पर से कूद गए, अंतरिक्ष में चले गए, चांद पर चले गए, तो हर जगह हम ही तो गए ना। तो हम हर जगह गए तो मतलब
हमारे मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब हमारी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमेशा हमारे भार में परिवर्तन हुआ, वेट में परिवर्तन हुआ। मतलब बहुत आसान है, मास रिमेन्स सेम बट वेट ऑलवेज चेंज। यानी द्रव्यमान सदैव नियत रहता है लेकिन भार सदैव परिवर्तित होता है। तो बेटा याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छत पर खड़े होकर हमने एक बॉल गिराई, बताइए क्या परिवर्तित नहीं होगा? वेग, चाल, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान। तो आप जानते हैं, आप चाहे जहां चले जाएं, क्या नहीं बदलता? तो नाम है मास। यानी द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, आप चाहे जिस स्थान पर भी चले जाएं। और सुनिए बेटा, इट इज ऑक्युपाई द स्पेस, जगह घेरता है या एक स्थान घेरता है। मास इज अ क्वांटिटी, मात्रा है, या एक अदिश राशि है। अच्छा एक बात बताओ, अब हमने इसको रख दिया तो अब ये अदिश राशि ही तो होगा, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? केजी होती है। देख लो, यह सदैव समान होता है। मास को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये एक बेसिक की वीडियो थी और अब हम आपको अगले चैप्टर्स लेकर के अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।